गुड मॉर्निंग। आज की क्लास होगी हमारी ज्योग्राफी, टॉपिक द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हम ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिससे आपके प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर होगा। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ हमारी किस तरीके से ओरिजिन हुआ है उसका और कैसे इवॉल्व हुई है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, आप उसे नोट डाउन करते जाएं। कुछ थ्योरीज हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से समझते जाएं। और किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे कौटिल्य IAS अकेडमी ग्रुप जो है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस हमें डाल सकते हैं। उसी वक्त आपकी जो डाउट्स होंगे उसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा चैप्टर है द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखो अर्थ कैसे बनी, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये इवॉल्व कैसे हुई। बहुत सारे हाइपोथेसिस बनकर तैयार हुए। हाइपोथेसिस यानी बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई हैं। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये आपके NCERT में भी इम्पॉर्टेंट है। तो NCERTs के जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कोई भी टॉपिक मिस मत करिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा। कोई भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करें। ओके, तो एक लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस है, एक थ्योरी है जो कि इमैनुअल कांट ने दी है। वो कहते हैं कि अर्थ एंड द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। उनका कहना है जो हमारी अर्थ है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये एक बड़े से क्लाउड ऑफ डस्ट से बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस बेस्ड है हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी से। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, इस हाइपोथेसिस का जो कि इमैनुअल कांट ने दिया, जिसे नेबुलस हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, इस हाइपोथेसिस में ये माना गया है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कोल्ड, सॉलिड और मोशनलेस पार्टिकल से बनी हुई है, या कोल्ड, सॉलिड और मोशनलेस पार्टिकल से भरी हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कोल्ड और सॉलिड और मोशनलेस पार्टिकल्स थे, ये आपस में कोलाइड हुए। ठीक है, आपस में कोलाइड होके जब जैसे मान के चलिए कोई दो पार्टिकल है आपस में रगड़ खा रहे हैं, रगड़ खाने से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, ग्रेविटी जनरेट होगी और आपस में इनमें एक मूवमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये मूवमेंट से ये जो ग्रेविटी है, ये जो पार्टिकल है, ये धीरे धीरे स्पिन होने लगे और इन्होंने बनाया एक हॉट नेबुला। अब यहाँ पे जो आपको टर्म समझनी है वो है नेबुला। नेबुला क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक डस्ट का क्लाउड है, बड़ा सा डस्ट का क्लाउड है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो आपस में हीट है, ग्रेविटी की वजह से आपस में इकट्ठे हो रहे हैं और वो आपस में स्पिन करना स्टार्ट हो रहे हैं। एक डिस्क की शेप में उन्होंने अपने आप को बना लिया है और ये जो अंदर पार्टिकल्स हैं वो इतने गर्म और इतने डेंस होते जा रहे हैं कि अंदर ही अंदर, इस नेबुला के अंदर ही अंदर प्लैनेट बन गए। आप समझे, देखिए ध्यान से क्या हुआ है, छोटे छोटे कोल्ड, सॉलिड और मोशनलेस पार्टिकल है, वो पार्टिकल आपस में टकराए और आपस में उन्होंने जो टकराए हैं उनकी मोशन से ग्रेविटी क्रिएट हुई है। ग्रेविटी क्रिएट होने से आपस में इनके टकराने से ग्रेविटी क्रिएट हुई और आपस में आप क्या बोलोगे, हीट क्रिएट हुई है। तो एक मोमेंटम सा क्रिएट हुआ है। फिर एक नेबुला है, एक डस्ट ऑफ क्लाउड है जिसके अंदर ये पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। ग्रेविटी की वजह से ही इन्होंने बीच में क्या स्ट्रक्चर बना लिया, छोटे छोटे गोले बना लिए, जिसे आप क्या बोलते हो कि बीच में प्लैनेट बन गया। प्लैनेट जैसे कि अर्थ, मार्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, बट कांट की थ्योरी एक जगह पर कम है, क्योंकि मतलब आप बोलोगे कि इसकी ये ड्रॉबैक है, कमी है कि उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है मतलब ये जो मोशन क्रिएट हुआ है, मैंने सबको पता है ना, पार्टिकल आपस में टकराए और मोशन क्रिएट हुआ, इसके पीछे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक सेकंड थ्योरी आती है जो आती है चैम्बरलेन और मोल्टन की।
इन्होंने थ्योरी दी है, इनकी थ्योरी जो बेस्ड है वो है वॉन्डरिंग स्टार्स अप्रोच द सन। ये कहते हैं कि क्या हुआ, बहुत सारे आप क्या बोलोगे स्टार्स हैं जो सन की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, जिससे क्या हुआ, एक सिगार शेप्ड एक्सटेंशन क्रिएट हुआ, ठीक है, और वो धीरे धीरे सेपरेट होकर हमारा सोलर सिस्टम बन गया, ठीक है। जैसे जैसे passing star moved away, material separated from the surface, continued to revolve around the sun, और धीरे धीरे वो planets पे बन गए। देखो इसको इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से समझो। कोई चीज़ है, मान के चलिए यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ से कोई चीज़, कुछ मटेरियल है, वो इसकी तरफ खींचा चला जा रहा है, ठीक है ना, इसकी तरफ खींचा चला जा रहा है, तो यहाँ पे खींचे चले जाते जाते क्या हुआ है कि एक अलग से, उससे वो अलग हो गया है और एक अलग सी चीज़ यहाँ पे आकर इसके आगे पीछे घूमने लग गई है, और वो धीरे धीरे प्लैनेट पे कन्वर्ट हो गए हैं, और वो सन के आगे पीछे रिवॉल्व होने लग गए। ये चैम्बरलेन एंड मोल्टन की थ्योरी है, बट थ्योरीज बहुत है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है और मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। ओके, अब इसके बारे में और समझते हैं। जियोग्रेट लेमेत्री एक बेल्जियन प्रेस थे, एस्ट्रोनॉमर थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने पहली बार बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किया था 1927 में। देखो ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या थे वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी की एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए कि थ्योरी किस बारे में बात करती है, थ्योरी क्या है, थ्योरी किसने दी है, ठीक है। ये थ्योरी बोलती है कि धीरे धीरे ना, ये जो थ्योरी थी आपकी बिग बैंग थ्योरी, ये साइंटिस्ट में बहुत फेमस होती गई, और आज भी अगर आप बात करोगे ना तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी आपकी बिग बैंग थ्योरी ही है। ओके, 1929 में क्या हुआ है कि एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल है जिन्होंने डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज आर मूविंग अवे। गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। देखो थ्योरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। और यही इन्होंने जो एडविन हबल है, इन्होंने जो थ्योरी दी है, जो डिस्कवरी की है, उन्होंने सपोर्ट किया लेमेत्री की प्रेडिक्शन को। लेमेत्री ने यही बोला था कि जो आपका यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, एडविन हबल ने इसी थ्योरी को सपोर्ट किया। ओके, हबल ने जो डिस्कवर किया वो आगे चलकर एक हबल लॉ में कन्वर्ट हुआ, उसका एक हबल लॉ बना। हबल लॉ क्या हेल्प करता है? हबल लॉ हमें हेल्प करता है एस्टिमेट करने में कि हमारी गैलेक्सीज कितने टाइम पहले, हाउ लॉन्ग अगो गैलेक्सी स्टार्टेड मूविंग अपार्ट, आपकी गैलेक्सी कितने समय पहले से बनना स्टार्ट हुई। तो ये एक हबल लॉ है जो हमें इस कैलकुलेशन में हेल्प करता है। जो टर्म है बिग बैंग, बिग बैंग जो टर्म है ये दिया था ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर सर फ्रेड हॉयल ने। ये रहे आपके सर फ्रेड हॉयल, इन्होंने ये टर्म दिया था बिग बैंग, ठीक है। और बिग बैंग आज के टाइम पे मोस्ट एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है फॉर द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। मैं आपको समझाती हूँ कि बिग बैंग थ्योरी एग्जैक्टली बात क्या करती है। ध्यान से समझिए, एनसीईआरटी में भी दिया है, आपके सिलेबस में भी है, देखो प्री में भी इसके बारे में चीज़ें आ सकती हैं, बट उतना फेमस नहीं है। मेंस में भी आ सकता है, लेकिन मेंस में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा डिफाइंड बिग बैंग थ्योरीज, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। बिग बैंग के बारे में आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे किसी और थ्योरी या किसी और करंट अफेयर से रिलेट करते हुए, आप इसमें कोई चीज़ जो अपना स्टैटिक वाला पोर्शन है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। बहुत सिंपल, क्या हुआ है, ये है हमारी बिग बैंग थ्योरी, इसमें कुछ स्टेजेस है। देखो अभी आप एक बिल्कुल इजी तरीके से समझो, एक छोटा सा, एक टाइनी बॉल है, एक छोटी सी टाइनी एटम है, छोटा सा टाइनी बॉल है, लेकिन इसके अंदर इतना डेंसिटी है, इतनी पावर है, इतनी ग्रेविटी है, ये छोटा सा बॉल ना एक्सप्लोड हो जाता है, ठीक है। छोटा सा बॉल है, इसमें एक्सप्लोजन हो गया। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये छोटा सा एक बॉल था जिसमें एक्सप्लोजन हुआ। अब जब एक्सप्लोजन होता है तो चीज़ें क्या होती है, एक्सपैंड होती हैं। एक्सप्लोजन हुआ, चीज़ें एक्सपैंड हुई, ठीक है। तो यहीं पे देखिए एक टाइनी बॉल था, उसमें ह्यूज एक्सपेंशन हुआ क्योंकि वो एक्सप्लोड हुआ था,
ठीक है। माना जाता है कि ये जो इवेंट हुआ है ये 13.7 बिलियन ईयर बिफोर द प्रेजेंट। अगेन यूपीएससी का एग्जाम है, सालों को रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल फिर भी अगर आपके दिमाग में चीज़ें रहती हैं और इससे रिलेटेड आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है और आप ये फैक्ट लिख के आते हो, बहुत अच्छा है। बट अगर ये फैक्ट याद नहीं आ रहा क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, सारे अच्छा गलत फैक्ट नहीं लिखना, ठीक है। जो करेक्ट फैक्ट है वही अगर याद आ रहा है तो लिखो, नहीं याद आ रहा है तो नहीं लिखना ही बेटर है, ठीक है। तो 13.7 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट ये इवेंट हुआ था। क्या हुआ है, छोटा सा टाइनी बॉल है, एक्सप्लोड हुआ है, उसमें एक बड़ी सी एक्सपेंशन हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग में एक्सपेंशन बहुत रैपिडली हुई, धीरे धीरे एक्सपेंशन स्लो होती गई, ठीक है। फ्यू सेकेंड्स ऑफ एक्सपेंशन, रैपिड एक्सपेंशन हुई है, बाद में एक्सपेंशन धीरे धीरे स्लो डाउन होती गई। ऐसा ही होता है, फॉर्म फूटता है, पहले तो एकदम से ठा करके फूटता है, फिर धीरे धीरे जो चीज़ें होती हैं वो एक्सपैंड होती हैं। स्टार्टिंग के फ्यू सेकेंड्स में चीज़ें ज़्यादा स्पीड से स्प्रेड करती है, फिर उसके बाद उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। एक्सपेंशन अभी भी हो रहा है लेकिन स्लो स्पीड से हो रहा है। जब स्टार्टिंग में पहली बार आपका ये टाइनी बॉल फटा था तब एक्सपेंशन ज़्यादा रैपिडली हुई थी, ठीक है। तो विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर क्या होने लगा, धीरे धीरे ड्रॉप होने लगा। जब बॉम्ब फूटा तो धीरे धीरे टेम्परेचर ड्रॉप होने लगा और गिव राइज टू द एटॉमिक मैटर, यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। धीरे धीरे चीज़ें ठंडी होने लगी, बादल छटने लगे, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो ठंडी होने लगी। जब बादल छटने लगे तो आपका जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होता गया। ओके, अब यहाँ से आता है आपका, देखो यहाँ पे क्या हुआ है इसको समझो। यहाँ से ये एटम फूटा, धीरे 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 बादल छटने लगे और धीरे धीरे यूनिवर्स आपका क्रिएट होता गया। अब देखो अगेन हुआ यहाँ पर वही है जो मैंने आपको पीछे समझाया, बादल फूटे हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से ना विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि बादल फूटे हैं, बादल है घने, डस्ट वाले क्लाउड्स हैं, और फिर अचानक उसमें क्या होता है डस्ट वाले क्लाउड्स में कि जो डस्ट है वो अपने आप आपस में घूमने लगती है, और डस्ट आपस में घूमते 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 उसमें एक हॉट गर्म हो जाती है, उसमें ग्रेविटी क्रिएट होती है और वो आपस में चिपकते 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 डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर आपका ये यूनिवर्स जो आज आप देख रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, जिसकी इंफॉर्मेशन आप तक है वो क्रिएट होती है। ओके, हॉयल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट एक और कॉन्सेप्ट है जो 1948 में आया था, हॉयल्स ने दिया था। हॉयल कंसेप्ट कहता है कि यूनिवर्स इज सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बिग बैंग थ्योरी में क्या था, छोटा सा एटम था, फूट कर फिर वो बड़ा बना, बट हॉयल कंसेप्ट क्या कहता है, यूनिवर्स, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, यूनिवर्स का ना कोई एज ही नहीं है। इसके अकॉर्डिंगली इसने बोला यूनिवर्स की कोई एज ही नहीं है, इनफाइनाइट एज है, कोई एंड नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई स्टार्टिंग नहीं है, कहीं जन्म लिया कहीं पे वो मारा ना, ऐसा कुछ नहीं है, इनफाइनाइट एज है, नो बिगिनिंग नो एंडिंग। और ये यूनिवर्स सेम है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो ये भी सुना है कि स्टार मरते हैं, बॉडीज मरती हैं, है ना, स्टार्स वगैरह मरते हैं और कहीं पे कुछ नया क्रिएट होता है, कभी ना कभी अर्थ बनी भी होगी। तो हॉयल कॉन्सेप्ट बोलता है कि स्टार्स मरते हैं, वहीं पे दूसरा स्टार जन्म लेता है। जब कोई नया स्टार जन्म लेता है तो कोई पुराना स्टार मरता है, तो यानी चीज़ें हमेशा स्टेडी रहती हैं, कुछ एक तरफ पलड़ा भारी और एक तरफ हल्का ऐसा नहीं रहता। अगर कोई मर रहा है तो कोई जन्म ले रहा है, तो चीज़ें हमेशा स्टेडी रहती है। न्यू मैटर इज कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड, बन रहे हैं न्यू मैटर और ओल्ड मैटर को वो रिप्लेस कर रहे हैं। तो नए मैटर जैसे ये अभी है, नया मैटर अगर जन्म ले रहा है तो ओल्ड मैटर जो है, ऐसी चीज़ें बड़ी नहीं हो रही हैं, ओल्ड मैटर खत्म हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, फिर से बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप यूनिवर्स को देखोगे तो आपको हर जगह से यूनिवर्स, हर प्लेस से, हर टाइम से सेम ही दिखने वाला है।
ये है हॉयल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, 1948 में आया था। अगेन साल आपके लिए रटना इम्पोर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए। ओके, अब हमारे पास अगला आता है कि स्टार फॉर्मेशन कैसे हुई, स्टार कैसे बने। ठीक है, ओके, देखिए ध्यान से समझिए, आपको मैं काफ़ी सारा प्रोसेस ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, पर हम ध्यान से इसको और समझेंगे। ये प्रोसेस है बाय विच द डेंस रीजन within molecular clouds of dust and gases collapse to form stars. एक डेंस रीजन है, ऐसे समझो एक धुआं ही धुआं छाया हुआ है चारों तरफ, अचानक से उसके जो पार्टिकल्स है ना वो आपस में, डस्ट और गैसेस के, वो आपस में ग्रेविटी से चिपकते हैं, डेंस होते हैं और डेंस होते हैं और डेंस होते हैं और डेंस होते हैं और डेंसिटी से अपने ही अंदर कोलैप्स हो जाते हैं, और उसकी वो जो भयंकर वाली हीट है और जो भयंकर वाला ग्रेविटी है वो एक स्टार बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, प्रोसेस बिगिन व्हेन सम ऑफ दीज डेंस क्लस्टर्स रीच अ क्रिटिकल डेंसिटी। वो गोला इतनी डेंसिटी में पहुंच गया है कि वो जैसे समझो ना, आपने क्या किया, आपने ना मिट्टी ली, ठीक है, आपने मिट्टी का ना ऐसे करके लड्डू बनाना स्टार्ट किया। देखो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी से भी और ज़्यादा ऊपर का सोचो, आपने इतना मशीन के थ्रू आपने उस लड्डू को इतना दबाया इतना दबाया इतना दबाया, तो आप देखोगे ना कि वो कड़ा हो जाएगा, टूटने से नहीं टूटेगा। तो जितना प्रेशर दोगे वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो पत्थर की तरह बन जाए। पत्थर भी तो ऐसे ही बनता है ना, प्रेशर से सैंड आपकी पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है, रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे है, तो एक एक एटम ही, लेकिन प्रेशर से वो इतनी स्ट्रांग और मजबूत बन गई। वैसे ही ये प्रोसेस बिगिन होता है। डेंस क्लस्टर है वो एक क्रिटिकल डेंसिटी में पहुंच जाता है और इतना ज़्यादा अंदर हो जाता है कि उसके अंदर का जो मटेरियल है वो प्रेशर से अपने ही अंदर कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, और अंदर ही अंदर कोलैप्स होने से क्या क्रिएट होता है, क्रिएट होता है हॉट कोर, एक गरम सेंटर। ठीक है, ये हॉट कोर जो है ना, ये हॉट कोर, ये केयर नहीं है, ये कोर है। ठीक है, हॉट कोर एट द हार्ट ऑफ द कोलैप्सिंग क्लाउड इवेंचुअली बिकम अ स्टार। वो जो हॉट कोर है वो आगे चल के आपका क्या बनाता है, वो बनाता है स्टार। ठीक है, स्टार क्या है, स्टार एक जाइंट बॉल ऑफ हॉट गैस, एक हॉट गैस का जाइंट बॉल है जो डेंस, इतना ज़्यादा डेंस होने से अपने ही अंदर कोलैप्स हो गया है, और उसकी जो अंदर ही अंदर कोर है वो इतना गर्म हो गया है कि वो स्टार में कन्वर्ट हो गया। ज़्यादातर इसके अंदर जो गैसेस होती हैं वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन और कुछ हीलियम, जो उसको फ्यूल देती है। ठीक है, और ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट्स। हमारे सन में किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से। ओके, अब स्टार के कुछ फीचर्स। स्टार हमारे सेलेस्टियल बॉडी है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बने हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अच्छा, अगर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में डिफरेंस है, मतलब समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, देखो जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उनकी जिनको कॉमर्स बैकग्राउंड के, अदर बैकग्राउंड के, जो बच्चे भूल चुके हैं, साइंस के होने के बाद भी भूल चुके हैं चीज़ें। फ्यूजन और फिजन में ना डाउट रहता है कि फ्यूजन में क्या हो रहा था, फिजन में क्या हो रहा था। देखो बहुत ही ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट डेफिनेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं, डिफ़िकल्ट डेफिनेशन में जाना ही नहीं है, आपको सिंपल सी चीज़ समझाती हूँ मैं। क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रही है, फ्यूजन में क्या हो रहा है, फ्यूज़ अंदर ही अंदर, अपने ही अंदर घुस रहे हैं, अंदर ही अंदर फ्यूजन। तो क्या होता है ना, यहाँ पे दो एटम मिलकर एक एटम बनाते हैं, चीजें अंदर ही अंदर कोलैप्स हो रही है, अंदर ही अंदर गुच्चम गुच्ची हो रही है, अंदर ही अंदर चीजें जो है वो जा रही है। ठीक है, बाहर एक्सपैंड नहीं हो रही है, अंदर फ्यूजन हो रही है, फ्यूज। ठीक है, फिर आता है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, एक एटम एक्सपैंड होकर दो एटम बनाते हैं। बॉम्ब फोड़ोगे, जब बॉम्ब फूटेगा तो हमें चाहिए ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो, वो ज़्यादा दूर तक फैले उसका इफेक्ट, है ना। तो एक एटम अलग एटम में डिवाइड होगा, डिवीजन होगी। लेकिन फ्यूजन में क्या होगा, दो एटम एक एटम में बनेंगे। सन के अंदर फ्यूजन हो रही है, अगर फ्यूजन हो तो सन एक्सपैंड कर रहा होता, बढ़ रहा होता है, ऐसे ऐसे अदरक की तरह कहीं से भी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर सन के चीज़ें हो रही हैं।
ठीक है। तो सन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टार के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। लाइट निकलती है, सबको पता है। हमारी जो गैलेक्सी है उसका बिल्डिंग ब्लॉक, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? स्टार। और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अगेन अ स्टार, जो कि कौन सा है? सन। ठीक है। ये एक जाइंट ल्यूमिनस स्फीयर ऑफ प्लाज्मा होता है। इसकी एज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन ऑफ स्टार इन अ गैलेक्सी हेल्प इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ द गैलेक्सी। हम उसके किसी गैलेक्सी के स्टार की एज, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कंपोजिशन से ये समझ पाते हैं कि ये गैलेक्सी कितनी पुरानी है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियन 200 बिलियन टू फ्यू ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। मिल्की वे 100 बिलियन। मिल्की वे में हमारी गैलेक्सी जो है वो कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं। ठीक है। जिसमें सन भी है। स्टार रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे जो स्टार है सन, उसके सबसे पास वाला जो स्टार है वो है हमारे पास प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अर्थ के सबसे पास हमारे सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो सन है, और अगर किसी और सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पास वाला स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि एक रेड ड्वार्फ है। ड्वार्फ नहीं है, ये ड्वार्फ है। ड्वार्फ क्या होता है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है। अब कुछ टाइप्स हैं, देखो। वेरिएबल स्टार्स, द चेंज, कुछ स्टार्स होते हैं जो द चेंज देयर अपरेंट ब्राइटनेस ओवर टाइम, जो अपनी ब्राइटनेस को समय के साथ साथ बदलते हैं। दो टाइप के वेरिएबल स्टार्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। वेरी सिंपल, अगेन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इंट्रिंसिक स्टार्स होता है जो अपनी ब्राइटनेस बदलता है ड्यू टू सम चेंज विद इन द स्टार इटसेल्फ। अगर उस स्टार में उसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है या कम हो रही है तो स्टार के अंदर ही कुछ कारण है जिस वजह से उसमें ब्राइटनेस में चेंजेस आया है। एक्सट्रिंसिक यानी बाहर का कोई फैक्टर है जो उसकी ब्राइटनेस में चेंजेस ला रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, अंदर उसका कोई नहीं है, अंदर वो जितना ब्राइटनेस है उतनी ही है, बाहर के कुछ कारण है जिसकी वजह से उसकी ब्राइटनेस में चेंजेस दिख रहे हैं। जैसे कि मान के चलो कोई इक्लिप्स आ गया तो ब्राइटनेस कम हो गई, इक्लिप्स हटा तो ब्राइटनेस बढ़ गई, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एग्जाम्पल है ड्यू टू इक्लिप्स बाय द अनदर स्टार। तो स्टार में जो ब्राइटनेस में चेंज आया वो बाहर इक्लिप्स की वजह से आया, स्टार के अपने ही अंदर के कारणों की वजह से नहीं आया। तो जिनके अपने ही कारणों की वजह से होता है वो है इंट्रिंसिक वेरिएबल, और जिनका बाहर के कारणों की वजह से होता है वो है एक्सट्रिंसिक वेरिएबल। ओके, अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझने वाला कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। एक स्टार कैसे जन्म लेता है, कैसे ग्रो करता है और कैसे मरता है, ये कहानी है। ये जो आपके पास ये जो इमेज बनी है ना, ये आपको बहुत ध्यान से देखनी और समझनी है। ठीक है। पहले हम इसको समझेंगे, स्टार बन रहा कैसे है। डस्ट का क्लाउड है, क्लाउड के अंदर डस्ट है, गैसेस है, धीरे धीरे वो गैसेस आपस में, आप क्या बोलोगे, ये जो क्लाउड डस्ट होता है वो क्या होगी, वो नर्सरी होगी, या फिर वो स्टार फॉर्मिंग रीजन होगा। वो जगह होगी, वो डस्ट का क्लाउड जिसके अंदर स्टार बनेंगे, जहाँ से स्टार पनपेंगे, जहाँ स्टार जन्म लेंगे। ठीक है। तो वो जो डस्ट का क्लाउड है, वो गैस और डस्ट का बना हुआ जो क्लाउड है, वो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, ग्रेविटी क्रिएट होगी। आपके मैंने पीछे भी समझाया, पार्टिकल आपस में टकराएंगे, धीरे धीरे ग्रेविटी क्रिएट होगी, हीट क्रिएट होगा, अंदर ही अंदर वो जो इतनी हीट और इतनी ग्रेविटी क्रिएट हो जाएगी कि अंदर ही अंदर वो चीज़ें अपनी जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर ही अंदर कोलैप्स हो जाएंगे, एक हॉट कोर बन के तैयार होगा, और वो हॉट कोर क्या बन जाएगा, आपका स्टार। इस तरीके से आपका स्टार क्या करेगा, जन्म लेगा। टर्बुलेंस होगा इस क्लाउड में, जिससे नॉट्स बनेंगी, सफिशिएंट मास टू इनिशिएट ग्रेविटेशनल कोलैप्स,
This collapse lead to the formation of a hot core. Okay. ये जो हॉट कोर बन के तैयार हुआ ना, ये कहलाता है प्रोटोस्टार. ठीक है. प्रोटोस्टार इज अ डेंस हॉट कोर एट द सेंटर एंड सेंटर ऑफ द कोलैप्सिंग क्लाउड. प्रोटोस्टार वो हॉट और डेंस हॉट कोर है सेंटर में, गर्म सा, ठीक है, जो कोलैप्स हो गया है और अंदर ही अंदर हीट से उसने अपने आप को हॉट कोर बना लिया है. वो आपका क्या बन जाएगा? प्रोटोस्टार. ठीक है. वो प्रोटोस्टार अपने आगे पीछे से डस्ट और गैसेस को गैदर करेगा और धीरे धीरे वो एक फुली डेवलप्ड स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. अब स्टार अपनी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ, अब जन्म हो गया, अब वो जो अपना जीवन है ना, मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ वो स्टेबल तरीके से बिताएगा. आज की अगर आप अपने सन की बात करेंगे तो हमारा जो सन है ना, वो इस टाइम पर सीक्वेंस, मतलब जो मेन सीक्वेंस स्टार है. मेन सीक्वेंस स्टार वो स्टार होते हैं, उन्हें कहते हैं जो अपनी लाइफ स्टेबल फेज में बिता रहे हैं. जन्म हो गया है, अब बहुत सारे जो बीच का अपना टाइम है, उनके डेथ, उनके खत्म होने से पहले वो जो बीच का समय है वो स्टेबल फेज में बिताते हैं, जो कि मेन सीक्वेंस ऑफ द स्टार कहलाता है. आपका सन इस टाइम पे मेन सीक्वेंस स्टार लाइफ में मेन सीक्वेंस स्टार है, यानी वो इस समय बिल्कुल स्टेबल फॉर्म पर है. धीरे धीरे वो भी खत्म होना स्टार्ट हो रहा है, बट स्टिल खत्म होने के कगार पे नहीं है, अभी वो कंपैरेटिवली स्टेबल फॉर्म पे है. ओके. इसे हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं. हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? आउटवर्ड थर्मल प्रेशर, बाहर की तरफ स्टार के अंदर गैसेस हैं, रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो आउटवर्ड थर्मल प्रेशर क्रिएट हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन से. न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, आउटवर्ड न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, तो वहीं पर ग्रेविटी का इनवर्ड पुल जा रहा है. इस तरफ ग्रेविटी का इनवर्ड पुल है, बाहर की तरफ आउटवर्ड थर्मल प्रेशर है, जिससे इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों प्रेशर से क्या होगा? आपका जो स्टार है वो स्टेबल रहेगा. समझ में आया? एक बंदा बाहर से धक्का लगा रहा है, एक बंदा अंदर से धक्का लगा रहा है, तो जो चीज़ है वो अपनी जगह पर स्टेबल रहेगी. अगर मैं इसको हटा दूं तो इधर चली जाएगी, अगर मैं इसको हटा दूं तो इधर चला जाएगा, है ना. अंदर से भी प्रेशर है, बाहर से भी प्रेशर है, जिस वजह से आपका जो स्टार है वो अपनी जगह पर स्टेबल है. न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से आउटवर्ड थर्मल प्रेशर लग रहा है और ग्रेविटी की वजह से इनवर्ड. स्टार में जो फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन एट द स्टार कोर बैलेंसेस दी. बाहर आपका थर्मल प्रेशर है, अंदर आपका न्यूक्लियर रिएक्शन है, जिससे इनवर्ड प्रेशर आ रहा है, इनवर्ड पुल आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से आपका स्टार स्टेबल हो गया. ओके. फ्यूजन इन्वॉल्व न्यूक्लियर फ्यूजन इन द स्टार कोर. मैंने आपको बताया फ्यूजन हो रही है, हमारे जो स्टार है उसमें फ्यूजन हो रही है. हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे प्रोवाइड सपोर्ट एंड एनर्जी टू द स्टार अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स. उसमें एक ग्रेविटी अंदर ग्रेविटी क्रिएट हो रही है, उससे वो स्टार कोलैप्स ही ना हो जाए. हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और वो स्टार को एक सपोर्ट और एक एनर्जी दे रहा है, जिससे वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बच जाता है. ठीक है. One hydrogen burning in the core, star loses its stability. Once अगर हाइड्रोजन कोर में खत्म हो जाए तो स्टार अपनी स्टेबिलिटी खत्म कर देगा, लूज कर देगा. ठीक है. और वो इवॉल्व अवे हो जाएगा और इवॉल्व ऑफ हो जाएगा, मेन सीक्वेंस से वो हट जाएगा और वो क्या बन जाएगा? या तो रेड जाइंट या फिर सुपर जाइंट. ठीक है. यहाँ पे एक चीज समझते हैं. एक आती है हमारे पास चंद्रशेखर लिमिट. ठीक है. चंद्रशेखर लिमिट. चंद्रशेखर लिमिट कहती है, ध्यान से समझना, हमारा जो सन है अगर उससे 3 गुना कोई बड़ा स्टार होगा, ठीक है, ये लिमिट है,
हमारा जो सन है उससे 3 गुना अगर कोई बड़ा स्टार होगा तो वो जब मरेगा तब वो किस चीज में कन्वर्ट होगा, और उस हमारे सन से छोटे या सन से 3 गुने से कम वाले जो स्टार है वो मरेंगे तो वो किस चीज में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, समझो। यहाँ पे आता है हमारे पास एक मासिव स्टार जो कि चंद्रशेखर लिमिट के अकॉर्डिंगली बोलता है कि मतलब जो हमारा जो स्टार है ना वो एक मैसिव स्टार बनेगा। कल को ये जब इसका खत्म होगा हाइड्रोजन तो ये एक रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अंदर अंदर इसके जो आपकी जो आप क्या बोलोगे कि जो हाइड्रोजन है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ये एक्सप्लोड कर रहा है और धीरे से ये फिर अचानक इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हो गया। क्यों? क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया और जो जो चीज़ उसको पहले स्टेबल बना रही थी वो अब अपने ही अंदर कोलैप्स हो गई। जिस चीज़ ने उसको स्टेबल बनाया हुआ था वो चीज़ अब हट गई है, फ्यूल खत्म हो गया है, हाइड्रोजन खत्म हो गया, हीलियम जो है वो स्टेबल बना रहा था वो बनना खत्म हो गया, तो जो आपका स्टार है वो अपने ही अंदर कोलैप्स हो गया। ठीक है, हमारा सन की कहानी यही होगी। हमारा सन जब अपने अंदर कोलैप्स हो जाएगा, मर जाएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो वो बन के क्या बनाएगा, या तो पल्सर या फिर क्या बनाएगा, ब्लैक सॉरी पल्सर स्टार बनाएगा या फिर बनाएगा ब्लैक ड्वार्फ। यहाँ पे ये ब्लैक ड्वार्फ या फिर पल्सर, ब्लैक होल नहीं बनेगा। ठीक है, अब ब्लैक होल किनका बनेगा, ब्लैक होल चंद्रशेखर लिमिट में सन से बड़े वाले जो भी स्टार्स हैं जब वो मरेंगे तो वो बनाएंगे ब्लैक होल। हमारा सन जब मरेगा तो वो ब्लैक होल नहीं बनाएगा क्योंकि वो उस लिमिट से छोटा है। जब सन से बड़े वाले स्टार मरेंगे तो वो बनाएंगे ब्लैक होल। प्रोसेस वैसे ही रहेगा, रेड जाइंट, रेड सुपर जाइंट बनेगा, सुपरनोवा बनेगा, देन वो कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और बनाएगा ब्लैक होल। ठीक है, हमारा वाला क्या बनाएगा, ब्लैक होल नहीं बनाएगा, हमारा वाला बनाएगा या तो व्हाइट ड्वार्फ या फिर पल्सर्स। ठीक है, अब ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल वो बॉडी है जो अपने अंदर, वो स्टार था जो अपने अंदर कोलैप्स हो गया, अंदर ही अंदर खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया। और अब आप बोलोगे ब्लैक होल ब्लैक क्यों है, तो ब्लैक होल ब्लैक नहीं है, हमें नहीं पता उसकी शेप क्या है, हमें नहीं पता उसका कलर क्या है, हमें वो ब्लैक क्यों दिख रहा है, हमें वो ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर जो कोलैप्स हुई है ना बॉडी, उसके अंदर इतनी ग्रेविटी है, इतना डेंसिटी है कि इवन लाइट अभी जब उसके पास आती है ना तो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जा पाती, ग्रेविटी में समा जाती है और गायब हो जाती है। आपने लाइट दी, किसी चीज़ ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, लाइट रिफ्लेक्ट होके आई ही नहीं आपकी आइज तक, आपकी आइज में कोई इमेज ही नहीं बनी, आपको कुछ दिखा ही नहीं, आप बोलोगे वहाँ अंधेरा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, आप बोलोगे इतना आसमान है, इसमें इतने सारा अंधेरा एरिया है, हमें कैसे पता कि यहाँ पे ब्लैक होल है, मान के चलो यहाँ ब्लैक होल है, ये तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, आप कह रहे हो कि लाइट जाती है रिफ्लेक्ट होके वापस ही नहीं आती है, तो मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ ब्लैक होल है, पता चलेगा, पता चलता है क्यों, क्योंकि ये जो लाइट जब यहाँ जाती है तो वो अंदर एब्जॉर्ब होने से पहले आगे पीछे एक सर्कल क्रिएट करती है, उसके बाद फिर वो अंदर समा जाती है। तो हमें एक ऐसी जगह दिखती है जो बीच में से खाली है, ब्लैक है, लेकिन आगे पीछे लाइट उसके घूम रही है, उसके बाद लाइट अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, हम तक उस वापस नहीं आ रही है, तो हम कहते हैं वहाँ पे ब्लैक होल है। हमारी गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है इसकी जो सेंटर है वो भी ब्लैक होल का है। ठीक है, अभी फाइंड आउट हुआ है कि जो सेंटर है उसमें एक बड़ा सा ब्लैक होल है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। अभी चैप्टर और है, अभी हम प्लैनेट्स वाले चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये आज का पहला लेक्चर था। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन क्वेरी डाल के अपनी। तो जो टॉपिक है हमारा द ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, आज हमने इसके बारे में कुछ थ्योरीज पढ़ी, कल हम अपने प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, हमारा अर्थ कैसा है, फिर हम पढ़ेंगे कि अदर प्लैनेट्स कैसे हैं,
एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, मीटियोर्स क्या होता है, मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे सोलर सिस्टम या हमारे यूनिवर्स के हैं, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, साथ साथ में रिवीजन करते चलिए, आपकी ज्योग्राफी ऐसे मलाई की तरह कवर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।